कार्यक्रम अन्नदाता सुननिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर है राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता भाई इसमें कई ढाल की जानकारी भैया न दे हैं, पर भाई आज की जो हमारी जानकारी रहेगी वो रहेगी कि भाई जो बेर के बाग हैं उनकी देखभाल क्यों करनी है। किसान भाई भी न्यू भी जाना है कि भाई बेर खाना करते आवा भाई, खानेंगे तो जद जद हम पेड़ लगावेंगे यानी कि इसके बाग बगीचे लगावेंगे भाई। बाग बगीचे भी लगाने की सोच भी लें तो बर सबसे पहला उन्होंने न्यू जानना जरूरी है कि भाई एक तो मानना है अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवाना जरूरी है कि भाई जो बेर है या भाई उसका जो पौधा हमने लगाना है क्या उसके लिए भाई जो ज़मीन है वो सही है। एक बात तो याद रखनी है। एक बात हो रहा है इसमें, क्योंकि भाई अगर हम मिट्टी की जांच करवा लेंगे फिर हमें न्यू पता लग जाएगा कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बढ़िया बाग बगीचा हो जाएगा। और एक बात हो रहा है, जो भाई जिन भाइयों ने लगा भी रखे हैं बेर के बाग उनके लिए भी बात यह न्यू है कि भाई जो उनकी देखभाल करेंगे जब भी जो है ना आगे जो फसल है जो आजकल चाल गई होगी छोटे छोटे से बेर वो पौधे के ऊपर आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि सीजन आ गया बेर का और फूल भी आ लिया। छोटे छोटे जो है ना जिस तरह के डेक की डिक्की ओढ़ी वगैरह भाई इस डाल के जो है ना बेर बनने शुरू हो लिए होंगे। और भाई बेर के जो बाग तो आपने लगा रखे हैं, पर बेर जो है ना जद आवेंगे जद आप इनकी देखभाल करेंगे यानी कि भाई इनमें कई डाल के रोग भी लग जाए और भाई इन रोगों की आपने पहचान करनी है, इनके जो है ना लक्षण देखने हैं, फिर भाई इसकी दवाई वगैरह आपने करनी है। पहली बात तो यह है कि इसमें जो खास रोग है बेरी के ऊपर जो बेर के पेड़े पर आ जाए वो है भाई पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग तय भाई फल पर जो है ना सफेद सा पाउडर जम जाएगा, दिखेगा अपना, और फलों का आकार जो है ना छोटा रह जाएगा। फिर फलों की सतह जो है ना यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है इसका भाई आप हाथ फेर का देखेंगे बेर के ऊपर को वो खुरदरा नजर आएगा और पैदावार में काफ़ी कमी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना, अगर यूँ रोग अपना दिखा है आपके पेड़ों के ऊपर यानी कि जो बेर के आपने बाग लगा रखे हैं उनमें, तो इसके नियंत्रण खातर भाई 0.1% अपना कैरोथेन जो है ना दवाई लेनी है। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल का पहला छिड़काव फूल निकलने तक ठीक पहला, और जब दूसरा भाई जब फल मटर के दाने के बराबर हो तब करना है। यानी कि भाई देख लियो अपना जैसे भी पौधे के ऊपर फल आ रहे हैं या भाई डोडियाँ बन रही हैं या फूल आ रहे हैं, और इसके बाद भाई 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव और कर दें तो ये जो बीमारी आई है भाई पाउडरी मिल्ड्यू वाली ये जो है ना ख़त्म हो जाएगी। जरूरत पड़ा तो भाई फिर कर सको हो इसी गोल को 2 बार 15-20 दिन का अंतर सा देखा है। एक रोग और आ जाए इसमें खास करके जो है ना काजली रोग है। इस रोग में जो पत्तियां हैं भाई पीली होकर जल्दी गिर जाए। काले रंग का चूर्ण जो है ना पत्तियों का जो निचला हिस्सा है उन पर देखने ना मिलेगा, यह इसकी पहचान रहेगी। भाई इसको अपना नियंत्रण किस तरह करना है, किस तरह इस रोग को भाई दूर करना है, इसकी रोकथाम खातर अपना भाई 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यह दवाई लेनी है। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करना है। तीसरी बीमारी का जिक्र करें तो आ जाए भाई झुलसा रोग, जिसने अल्टरनेरिया भी बोलते हैं। ये रोग खास करके जनवरी और फरवरी के महीने में पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे से नजर आवेंगे और बाद में जो ये पत्तियां हैं वो झुलस जाएंगी। भाई इसकी रोकथाम भी जरूर करनी है, क्योंकि इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो भाई फिर वही बात आ जाएगी कि जो पेड़ के ऊपर जो फल लग रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब भाई बाज़ार में ले जाएंगे वो कई तरह बीमारी वाले फल तो भाई बाज़ार में भी उसकी कीमत कम मिलेगी, तो इस बात का भी अपना जरूर ध्यान रखना है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपना लेनी है दवाई मैंकोजेब या भाई डाइथेन M45 या लेनी है अपना 0.2% लेकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर तक भाई अपना छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव भाई 15 दिन के अंतर पर अपना करना है। एक और बीमारी आ जाए है बेर के में, वो आ जाए है सर्कोस्पोरा, जिसना भाई लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। पत्ता के जो ऊपर जो है ना छोटे छोटे गोलाकार के जो धब्बे हैं जो भीतर तय भूरे और भाई किनारे तय गहरे लाल रंग के नजर आवेंगे, वो बनते हुए दिखाई देंगे। रोग के भाई अगर ज़्यादा देखने में आवे कि जो रोग ज़्यादा हो रहा है तो पत्तियाँ सूख कर नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये रहेगा कि ये भी जो सर्कोस्पोरा जो बीमारी है यानी कि लीफ स्पॉट है वो आ गई है पेड़े में। रोकथाम की इस तरह करनी है अपना भाई मैंकोजेब नामक जो दवा है यह 0.2% घोल का जो है ना 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में लेकर उसमें घोल कर छिड़काव करना है। रोग के लक्षण दिखाई दें तो भाई दोबारा तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर भाई 2 बार इसका स्प्रे कर दे, छिड़क दे पेड़े के ऊपर,
तो ये जो है ना काफ़ी जो है ना रोकथाम हो सका है। एक आ जाए इसमें रतुआ या लीफ रस्ट बोलते हैं। पत्तियों की जो निचली सतह है भाई उस पर नारंगी या भूरे रंग के छोटे छोटे कील से बन जाए हैं। और भाई रोग जो प्रभावित पत्ते हैं उनका रंग जो है ना भूरा या गहरा भूरा दिखाई देगा। इसको भी आपने नियंत्रण करना भाई, क्योंकि जिस तरह के हम कर रहे थे जिक्र सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए बताएगी, जो फफूंद से छिड़काव करना है उसी ढाल इसका भी करना है। फड़गलन का रोग आए तो भाई फड़ के जो निचला वाला जो हिस्सा है उसमें हल्के भूरे रंग के जो है धब्बे नजर आवेंगे। धब्बे के ऊपर जो है ना छोटे छोटे काले दाने दिखाई देंगे। आपने इसकी रोकथाम के लिए अपना क्या लेना है, वो दवाई लेनी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 के जो है ना 0.2% घोल का 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी लेकर भाई घोल कर अच्छी डाल उसने छिड़काव करना है। अगर भाई आप जो है ना थोड़ी ही इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो बाग हैं उनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो फल है वो भाई स्वस्थ होगा और बाजार में जिसकी कीमत भाई आपने ज़्यादा मिलेगी। तो भाई ये तो हमने जिक्र कर लिया कि जो बेर के बाग है उनकी रोकथाम किस तरह करनी है। थोड़ा सा अंतराल ले लें भाई, मौसम की और कल के कार्यक्रम की जानकारी भी भाइयां गिल्ले साझा कर रहे हैं। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई मौसम की जानकारी भैया ना दे दें। आज का जो अधिकतम तापमान रहा भाई वो रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई इसी डाल का मौसम बना रहेगा जिस तरह के आज बन रहा था, यानी कि कल भी अधिकतम तापमान रहेगा भाई 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। और भाई मौसम न्यू रहेगा, साफ बना रहेगा। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा हमारा रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी, और उसमें हम चर्चा करेंगे सर्दियों में पशुओं व मुर्गियों की देखभाल किस डाल करनी है। आज की नसीहत में हम बात करेंगे सरसों फसल में खरपतवार नियंत्रण पर, और भाई साथ में जानकारी देंगे फूलों के रोग व उनकी रोकथाम किस तरह करनी है, इस विषय पर जानकारी देंगे कल भैया ना। और भाई बात भी देख रहे होंगे मनोरंजन की, तो पहला करा दें भैया का मनोरंजन इस लोकगीत के गिले। दिल में हर का गुण गाना चाहिए, वेद पुराण गुरु से पढ़ Yeah.
आज इस दुनिया में नाम खोल कर समझा दो, पहला रंग कौन सा किसने गाया हमें सुना दो। बीज बड़ा है वृक्ष बड़ा है, यह भी भ्रम मिटा दो। सतयुग बाद त्रेता क्यों आया, सतयुग बाद त्रेता क्यों आया, द्वापर ने आना चाहिए, पुराण पढ़कर अर्थ लाना चाहिए। गाने का दोषों को में हर का गुण गाना चाहिए, वेद पुराण गुरु से पढ़कर ठीक अर्थ लाना चाहिए। कितने बाजे इस दुनिया में बाजे हैं न्यारे न्यारे, कौन धनी है जगत बीच में, निर्धन कौन हुआ है रे। आदम दे को सास रात कितने मिलते हैं प्यारे, ऐसी जगह कौन सी जहाँ पर काल नहीं पहुँचा है। हाँ, गुणवाणी को निर्गुण अतः, गुणवाणी को निर्गुण अतः सवाल नहीं ठाना चाहिए। पुराण पढ़कर अर्थ लाना चाहिए। गाने का दोषों गोद में हर का गुण गाना चाहिए, वेद पुराण गुरु से पढ़कर ठीक अर्थ लाना चाहिए। वेद पुराण गुरु से पढ़कर ठीक अर्थ दुनिया में एक उल्टा दर्द, जड़ ऊपर को जारी, पात फूल फल डाले डाली, सब नीचे को आली। फूल पात के खड़ा सहारे, ले राखू उड़ारी। साधु राम ने गीता लिखी, लिख गया लेख लिखारी। मूल पुरुष के सीख लगे ना, मूल पुरुष के सीख लगे ना, चातुर समझाना चाहिए। वेद पुराण गुरु से पढ़कर अर्थ लाना चाहिए। गाने का दोषों को दिल में हर का गुण गाना चाहिए, वेद पुराण गुरु से पढ़कर ठीक अर्थ लाना चाहिए। वेद दोषों को दिल में हर का गुण गाना चाहिए, वेद पुराण गुरु से पढ़कर ठीक अर्थ लाना चाहिए। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं भाई मेथी की बिजाई पे। किसान भाई जाना है कि जो है ना आज का जो मौसम चल रहा है ठंडा चल रहा है, इस मौसम में भाई मेथी की बिजाई आप कर सके हैं। और मेथी जो है ना मसाले के रूप में इसका प्रयोग घना ही जरूरी पर कर रहे हैं। आजकल देखने में नहीं आ रहा है कि भाई आप जिस तरह के हरी मेथी के रूप में भी इसका प्रयोग कर सको हो,
और भाई कई तरह सूखी मेथी में भी आप इसका प्रयोग कर सको हो, और बीज में जो है ना सब्जी और अचार के मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग आप कर सके हैं। यानी कि भाई मेथी जो है ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, क्योंकि मेथी जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसकी जलवायु की बात करें तो भाई जो मेथी है ठंडे मौसम की फसल है, उचित बढ़वार और उपज के लिए भाई मध्यम ठंडी जलवायु की जरूरत पड़ा है, और यह फसल जो कई करना कुछ सीमा तक भाई ये पालेना भी सहन कर ले है। और भी जो इसमें कई बार देखने में आवा है कि जो सफ़ेद चूर्णी रोग है या चेपे का जो रोग है, इसकी संभावना इसमें बढ़ जाए अगर नमी और बादल ज़्यादा दिखाई दें। तो ज़मीन की बात करें तो भाई मेथी को अच्छे जल निकास और भाई जीवाश्म वाली सभी तरह की जो मिट्टी है उसमें आप इसको बो सके हैं। पर बात यूँ है कि जो दोमट और जो बलुई मिट्टी है ना, मेथी फसल के लिए भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और भाई कई तरह कम अक्सारी की जो ज़मीन है मेथी खेती उसमें भी कर सके हैं। उन्नत किस्म का जिक्र करें तो भाई पूसा अर्ली बंचिंग ये किस्म है, ये देसी मेथी की किस्म है। इसके पौधे सीधे तेजी से बढ़ने वाले हुए हैं, सफ़ेद फूल पत्तियां की जो बगल है उससे निकलते रहे हैं, और फलियां लंबी चपटी हरे रंग की होंगी। इसके बीज का आकार जो है ना बड़ा हुआ है, अधिक उपज देने वाली जो फसल है बढ़िया है। ये हरी पत्तियां और दानों की पैदावार इसकी कटाई पर निर्भर करा है। एक किस्म और है हिसार सोनाली HM 57। इसके पौधे जो है ना सीधे और शीघ्र बढ़वार वाले हैं। इसमें फलियां अधिक आवें, जिसके दाने अधिक होंगे। तो पूसा अर्ली बच्ची की तुलना में इसके दाने कुछ बड़े आकार के हुए हैं। औसत उपज 8 से 10 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ इसमें निकल जाए है। यो एक कसूरी सिलेक्शन है किस्म, ये कसूरी मेथी की अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जो है ना झाड़ी नुमा जो गुच्छेदार बढ़वार है, पत्ते 3 फांका वाले हुए हैं, फूल पीले, डालियाँ की सिरा पर लगा है, बहुत ज़्यादा गुच्छे के रूप में लगे हैं। यो फलियाँ घासी है, चपटी छोटी हरे रंग की हुए हैं, और भाई छेती फूलने वाली किस्म होने के कारण भाई इसकी कई कटाइयाँ ली जा सका है। खेत की तैयारी की बात यूँ है भाई, अच्छे उत्पादन के लिए भूमि को अच्छी तरह जो है ना तैयार करना जरूरी है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हड़ता है, और बाद में भाई 2-3 जुताई देसी हड़ता है या एरोते कर सका है। अच्छे अंकुरण के लिए भाई बुआई के समय खेत में उचित नमी का होना बड़ा जरूरी है। बिजाई का समय भाई हरी पत्तियों के लिए मध्य सितंबर से शुरू कर दी भैया ना, और दिसंबर और दाने की फसल के लिए भाई नवंबर का प्रथम सप्ताह, यानी कि आजकल जो है ना बिल्कुल तन तारे है बोने का इसका बो सके हैं। बिजाई का बढ़िया समय है। बीज की मात्रा की बात न्यू है भाई, देसी मेथी आपने 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और भाई कसूरी मेथी में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज बहुत रहेगा। बिजाई की विधि न्यू है भाई, कतार तक कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, और पौधे के बीच जो है ना 10 सेंटीमीटर की दूरी आपने रखनी है। खाद और भाई उर्वरक न्यू है कि लगभग 8 टन गोबर की सड़ी खाद के अलावा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस खाद जो है ना अपने प्रति एकड़ की सिफारिश करी जाए है। सिंचाई की बात न्यू है भाई, बुआई की जो शुरू की अवस्था है, नमी की कमी हो तो भाई हल्की सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद कर दें, अन्यथा भाई पहली सिंचाई 4 से 6 कच्ची जो पत्तियाँ आने पर ही करनी है। सर्दी के दिन में 2 सिंचाई का अंतर रखना आपने 10 से 15 दिन में, और गर्मी थोड़ी सी पड़ जाए तो भाई 5-7 दिन में आपने सिंचाई करनी है। और इसके साथ साथ भाई जो खरपतवार नियंत्रण है इसको भी आपने करना है कि मेथी की अच्छी फसल लेने खातर खेत को जो खरपतवार तय मुक्त कर रखना है। कम से कम 2 निराई गुड़ाई पहली बुआई के 30 दिन और दूसरी बुआई 50 से 60 दिन के बाद जरूर करनी है। तो भाई आप जिन भाइयों ने मेथी बोनी है, पूरा समय आ रहा है, आप बो सका है। और भाई कई तरह आजकल तो बाज़ार में भी जो है ना जो मेथी है वो काफ़ी मात्रा में आ चुकी है। तो ये तो बात करिए हमने मेथी के बारे में भाई। और भाई ईब जो है ना जानकारी देंगे भाई ना प्राकृतिक खेती नर्सरी और पौधरोपण प्राकृतिक विधि तक कैसे करनी है। प्राकृतिक तरीके से बता रहे हैं भाई ना, नर्सरी तैयार क्यों कर करनी है। ऊंचा ढालू स्थान चुने। 5 ग्राम उपचारित बीज के लिए भाई 10 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा और भाई 1 बित्ता ऊंचा बेड बना लें। बेड में गोबर खाद 1 बार अच्छी तरह ज़मीन में मिला लें। नर्सरी बेड में 5 लीटर जीवामृत या 5 किलो भाई जो है ना घन जीवामृत मिला लें। दूसरे दिन शाम को बीज को कतार में बुआई करनी जरूरी है भाई।
बीजों की बुआई कतार में 1 अंगुल गहराई में करनी है। कतार तक कतार की दूरी जो है ना 2 अंगुल और बीज से बीज की दूरी 1 अंगुल आपने रखनी है। इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। सड़े गोबर की सूखी खाद तक जो है ना बीज को ढक दें। हल्के फुहारे तक भाई नर्सरी की सिंचाई करनी है। तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए नर्सरी को भाई पुआल के जो है ना छप्पर से ढक दें, यानी उसके ऊपर पराली ढक दें। यह बड़ी जरूरी है। पौधा गलन बीमारी और सफेद मक्खी के आक्रमण से बचाने के लिए भाई हंडी खाद 100 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी 7 से 10 दिन और भाई 15 से 20 दिन में स्प्रे करना है। 100 मिलीलीटर भाई छाना हुआ जीवामृत प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन में छिड़काव करना है। टमाटर के पौधे के लिए भाई 15 से लेकर के 21 दिन में, मिर्च बैंगन 25 से 30 दिन के अंदर और भाई गोभी का 15 से 20 दिन में रुपाई खेत में करनी है आपने जब पौध तैयार हो जाएगी। और भाई मुख्य खेत की तैयारी, पौधरोपण और देखभाल किस तरह करनी है आपने। जमीन में जो है ना अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम घन जीवामृत जमीन में मिला दें। अंतिम जुताई के बाद 3 मीटर या 7 फीट चौड़ा बेड के साथ पानी निकासी के लिए नाला बना लें। रुपाई समय प्रति पौधा भाई 200 ग्राम घन जीवामृत का प्रयोग आपने करना है। सब्जी और अन्य फसलों की बुआई पद्धति में जो है ना भाई लगने वाले समय में जमीन में अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम घन जीवामृत जमीन में मिला दें। फसल जिस तरह के अरहर की बात है, उर्द है, मूंग है, मक्का इत्यादि की बुआई कर लें। और भाई इसी तरह खड्डा में लगाने वाले फसल जिस तरह के लौकी है, करेला है, खीरा है, इसके लिए 200 ग्राम घन जीवामृत मिट्टी के साथ मिलाकर प्रयोग करें और पौधा उसमें लगा दें। फसल बुआई और रुपाई के भाई 15 दिन के बाद हांडी दवा जो है 100 मिलीलीटर 10 लीटर पानी स्प्रे करें। 5% छाना हुआ जीवामृत 500 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे आपने करना है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है भाई प्राकृतिक खेती के लिए। और भाई एक जानकारी भाई ना और दे दें, फसल अवशेष प्रबंधन यानी कि पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक के किसान भाई हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का जिक्र करते रहे हम भाई। फसल के जो अवशेष हैं उसका प्रबंधन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसान भाई जाना है कि अगर हम फसल अवशेष प्रबंधन अच्छे तरीके से करेंगे, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्तिपन है भाई वो कई बार देखा है खराब हो जाए। फसल अवशेष प्रबंधन में अगर मिट्टी में होने वाली जो हानि है इनका जिक्र न्यू करें तो एक तो देखो मिट्टी की जो है ना उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अवशेष जलाने से भाई 100% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस, 20% पोटास और भाई 60% सल्फर का नुकसान हो जाए। भूमि की संरचना में जो क्षति होने के जैव पोषक तत्वों का समुचित मात्रा में स्थानांतरण नहीं हो पाता। अत्यधिक जल का जो है ना निकासी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इसमें ज़्यादा जल निकासी नहीं बनेगी। भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो जो है ना कम हो जाएंगे। फसल अवशेष जो है ना भाई मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं इसकी मात्रा बढ़ाने के मुख्य स्रोत हैं। अगर हम इन्हें जला देंगे तो भाई कार्बन पदार्थ मिट्टी को उपलब्ध नहीं हो पाएगा और जो है ना उर्वरा शक्ति भी कम होती चली जाएगी। ज़मीन की जो ऊपरी सतह है भाई उससे होने वाले कई बार देखा है कि नुकसान में न्यू है कि जो मित्र कीट हैं जिस तरह के केंचुए का जिक्र करें तो भाई वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका मिट्टी में होना बड़ा जरूरी है। और भाई मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भी इसके दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि फसलों की कटाई खासकर धान है, गेहूं की कटाई के समय सांस से संबंधित बीमारी जिस तरह अस्थमा है, दमा है या एलर्जी है, उनके जो मरीज हैं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी भाई इन रोगों के मरीजों की जो संख्या है तेज़ी से बढ़ दी रहा है। तो फसल अवशेष जलाना भी एक प्रमुख कारण हो सका है इन बीमारियों के होने में। कई बार देखा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसमें जो है ना अगर ये हो जाए तो भाई आंखों में आप खुद भी देखा है आजकल जो है ना जो वातावरण है दूषित हो रहा है। कई बार भाई जो दूषित हो है तो इसमें देखो हम जो है ना हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा हमारी आंखों के अंदर भी जलन हो रही है। स्वास्थ्य जो शरीर है जो हमारे चमड़ी है उसके ऊपर भी कई बार देखा है जो है ना लाल लाल सी हो जाए कई बार, तो इससे चर्म रोग की शिकायत बढ़ जाए। फसल अवशेष जलाने की वजह से जो कैंसर जैसी बीमारी है इससे जो है ना मरीजों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो वातावरण है वो दूषित होने लग रहा है। तो भाई सब ना देखना है। और पर्यावरण का जिक्र करें तो भाई देखो एक तो पर्यावरण की बात न्यू है कि भी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वह बहुत ज़्यादा बढ़ती जाने लग रही है, क्योंकि जो धुआं है ऐसी स्थिति धुएं तो हुआ और धुएं के कारण कई बार जो है ना दुर्घटनाएं हो जाए।
और भाई कई बार तो न्यू देखा है कि न्यू ही नहीं पता लगता कि साइड में कौन लाग रहा है और एकदम ते भाई टक्कर हो सका है। कई किसान भाई तो देखा है जो सड़क का किनारा है उनके खेत हैं तो उसमें पराली वगैरह में आग लगाते हैं जिससे खूब धुआं हो जाए और दिखाई नहीं देता भाई कौन आने लग रहा है। और भाई फसल अवशेष डालने के लगेला जो है ना, जो खेत के मेड़ पर पेड़ पौधे खड़े हैं या आसपास जो पेड़ पौधे खड़े हैं उनमें भी आग लग जाए है जिस तरह पौधों का नुकसान हो जाए है। और भाई ओजोन परत का तो देखो नुकसान होने लग रहा है क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं इनकी मात्रा बढ़ जाएगी जो हमारे लिए खतरनाक होंगी। तो भाई बात न्यू है कि कुल मिलाकर कि जो पर्यावरण संबंधी है या स्वास्थ्य संबंधी बात है या मिट्टी संबंधी बात है तो भाई जो किसान भाई हैं भाई उनको जो है ना जो फसल के अवशेष हैं बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, तो उनका प्रबंध कर लेना जरूरी है। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई फसल अवशेष प्रबंधन के अगर हम भाई एक चुनौती भी हो रही है और फसल अवशेष प्रबंधन की बात नहीं है भाई, जिक्र कर रहे हैं हम कि जो फसलों का प्रबंधन है जिस तरह के हम देखें हैं कई बार जो गन्ने की खोई है उसे न जला दें, बाड़ी के भाई जो फाने हैं या जो लकड़ी है उसे न जला दें, गेहूं के जो है ना फाने उन न जला दें, और भाई जो है ना धान के तो आप जिक्र कर दे रहे हैं इन्हें न जला दें हैं किसान भाई। पर भाई देखो इनका जलाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई चुनौती तो हमारे लिए बनी हुई है क्योंकि इनका संरक्षण जो फसल अवशेष प्रबंधन है इसका जो है ना प्रबंध करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भाई देखो एक तो जो मशीनें हैं सरकार भी जो है ना काफ़ी जो है ना सहायता कर दे रहा है, उन्होंने सब्सिडी दे रहा है भाई, इसके लिए जो मशीनें हैं वो किसान भाई ले सके हैं। और किस सरकार भी चाह है कि जो किसान भाई जो अपने खेत में जिस तरह की आप देख भी रहे हैं जो पराली है या धान है उनके जो फाने से बच रहे हैं उनका जो है ना लपेट का इस तरह बना दे है कि वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इस करके जो है ना फसल के जो अवशेष हैं भाई उनको आप खेत में जिस तरह के इकट्ठे करके बाहर निकाल लें या किसी फैक्ट्री में आप उनको बेच सकें, गत्ता फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्री हैं, ताकि उनके काम भी आ सके और भाई उनके आपको दाम दे देंगे तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई एक जानकारी है किसान कॉल सेंटर की। भाई किसान कॉल सेंटर की बात न्यू है, इसका जो नंबर है भाई वो 1551 है। जो भी किसान भाई खेती संबंधित जानकारी लेना चाहें तो वो 1551 पर भाई फ़ोन करके जानकारी ले सके हैं। और भाई इसी के लिए ही कार्यक्रम जो अन्नदाता है भाई संपन्न हो रहा है। साले भाई न दो इजाज़त, अच्छा भाइयों राम राम।